अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को जीवन की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ से संबंधित जो आपकी टॉपिक थी उसको मैंने स्टैनले मिलर के द्वारा ये बताया था कि किस तरीके से जीवन की उत्पत्ति हुई है और किस तरीके से जो स्टैनले मिलर थे उन्होंने ओपेरिन की बातों को सही करने के लिए या सही समझाने के लिए उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा बताया था कि किस तरीके से पहले पृथ्वी का कैसा मतलब हमारा इन्वायरमेंट कैसा था, किस तरीके से जीवों की उत्पत्ति हुई होगी। उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगी। आपको आज मैं पढ़ाऊंगा लैमार्कवाद, जो कि जीवन की उत्पत्ति से संबंधित भी एक आपका सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं लैमार्क। तो लैमार्क के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आप जानते हैं कि वैज्ञानिक का जो नाम है लैमार्क है, इसे हम लैमार्कवाद के नाम से जानते हैं। देखिए अब एग्ज़ाम भी आपका पास में ये बोर्ड का एग्ज़ाम 22 फरवरी से आपका होने वाला है। तो इसमें जो जीवन की उत्पत्ति से एक आपका लैमार्कवाद, दूसरा डार्विनवाद काफ़ी पूछा जाता है। इसके अलावा स्टैनले मिलर के प्रयोग के बारे में मैंने आपको अच्छे ढंग से बना करके फिगर बताया था। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है लैमार्कवाद। लैमार्कवाद में जानते हैं इन्होंने जीवन की जो उत्पत्ति या जो जीवन का यहाँ पे लिखा है विकास के सिद्धांत के बारे में जो अपना मत दिया था उसे हम लैमार्किज्म के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या 1 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने यहाँ पे उसे हाईलाइट किया हुआ है। जैसे वैज्ञानिक, इनका पूरा नाम है जीन बैप्टिस्ट लैमार्क नाम है। इनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजी के नाम से जानी जाती है। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? विकास का सिद्धांत दिया था, यानी जो मानव का विकास हुआ है उसके हिसाब से जो सिद्धांत है उसे दिया था विकास के सिद्धांत, या इसे एक और नाम से जानते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, या इसे हम लैमार्कवाद या लैमार्क के सिद्धांत के नाम से ही जानते हैं। यानी जो लैमार्क ने विकास के सिद्धांत को दिया था, अलग अलग जीवों में जो विकास होता है उसके बारे में कई प्रिंसिपल दिए थे कि किस तरीके से जीवों का विकास होता है, उसके बारे में जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था उसे हम लैमार्कवाद या लैमार्क के सिद्धांत के नाम से, या फिर उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत के नाम से, या फिर कह लीजिए विकास के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो आइए हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो आपका कुछ बेसिक चीज़ें थी उसे मैंने बता दिया जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है मैंने मूल धारणाएं यानी उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे वातावरण का सीधा प्रभाव। इन्होंने बताया था कि जिस भी जीव का विकास होता है उस पर उसके वातावरण का पूरा प्रभाव पड़ता है, यानी जो हमारा बाहरी वातावरण है या जो हमारे सराउंडिंग जो हमारा वातावरण है या एटमॉस्फेयर है उसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है, यानी हमारे विकास पे हमारे पर्यावरण का सीधा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। यानी हमें जैसा पर्यावरण मिलता है उस तरीके से हमारा क्या होता है, विकास होता है। यदि हमें अच्छे ढंग का पर्यावरण मिलता है तो हमारा विकास सही तरीके से होता है, या अगर हमें सही तरीके का पर्यावरण नहीं मिलता है तो हमारा सही तरीके से विकास नहीं हो पाता है। ये था हमारा वातावरण का सीधा प्रभाव, यानी मिला के हम कह सकते हैं इसे समराइज करके कि जो भी जीव होता है उस पे उसके वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक। दूसरा है यहाँ पे मैंने लिखा है डायरेक्ट इफेक्ट। दूसरा है अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग का प्रभाव। आप जानते हैं कि जो भी अंग हमारे शरीर में हो या जिस भी जीव में जो अंग रहते हैं उसके उपयोग और अनुपयोग का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि आप जिस भी अंग का उपयोग बंद कर देंगे वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है या विलुप्त हो जाता है। तो इसमें इन्होंने बताया अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग का प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, यानी विकास में जिस आर्गन का प्रयोग आप ज़्यादा करेंगे वो ज़्यादा डेवलप्ड होगा और जिस आर्गन का प्रयोग आप नहीं करेंगे वो धीरे धीरे क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ये भी विकास की अवधारणा है। इसके अलावा तीसरा लिखा है बढ़ने की प्रवृत्ति, जिसे हम कहते हैं टेंडेंसी ऑफ ग्रो। आप जानते हैं कि जो बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, जो भी जीव होता है उसमें बढ़ने की यानी ग्रोथ की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी जो भी जीव होता है आप जानते हैं कि वृद्धि भी एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो जो भी जीव आपका मतलब बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, यानी जीवों में क्या होती है, बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। इसके बाद लिखा है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। आप जानते हैं कि इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया है
उसमें जो है पढ़ा जाता है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति यानी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी जो उपार्जित लक्षण होते हैं या उपार्जित यानी अर्जित लक्षण या एक्वायर्ड कैरेक्टर जो होता है, हमारे लक्षण होते हैं, उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। अभी उपार्जित लक्षणों की वंशागति के बारे में कुछ इनके एविडेंस यानी प्रमाण भी मैं आपको दूंगा कि किस तरीके से उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। तो इन्होंने बताया था कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है, जिसमें इन्होंने कुछ इनके एविडेंस भी आपको मिलेंगे, जिसमें एक एविडेंस है आपका जिराफ की लंबी गर्दन। आप लोग जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें देखते होंगे कि जिराफ की लंबी गर्दन के बारे में जिक्र आपने बहुत पहले से सुना होगा। आप 5वीं 6वीं या 8वीं में रहे होंगे तब भी जिराफ के बारे में आपने किसी के द्वारा कहानियां सुना होगा कि पहले जिराफ की गर्दन क्या थी, छोटी थी, जो घासों को गाय वगैरह की तरह छोटे थे और घास वगैरह को क्या करते थे, खाते थे। लेकिन धीरे धीरे नीचे की घास किसी कारण से समाप्त हो गई, तो जो ये जिराफ थे ये धीरे धीरे अपनी गर्दन को क्या करने लगे, लंबी करने लगे, और लंबी करने से इनकी गर्दन क्या हो गई, लंबी हो गई। यानी इनकी जो लंबी गर्दन थी आज इनके आने वाली संतानों में भी यानी इनके ऑफस्प्रिंग में भी लंबी गर्दन देखने को मिलती है। तो इनका एक एविडेंस था कि जिराफ की लंबी गर्दन, जो मैंने कहानी छोटी सी आपकी बताई, यही कहानी आपको एग्जाम में भी लिखने के लिए आता है कि किस तरीके से जिराफ के बारे में एविडेंस है। तो आप जानते हैं कि जो जिराफ के पूर्वज थे उनकी गर्दन क्या थी, काफ़ी छोटी थी। किसी कारण से जो है कि जो वनस्पतियां थी नीचे की धरती की कुछ समाप्त हो गई थी, जिससे कि लंबे लंबे पेड़ ही बचे थे, तो वे अपने गर्दन को और अगली टांगों को ऊपर करके खाने का प्रयास करते थे, जिससे कि इनकी गर्दन और टांगें क्या हुई, धीरे धीरे लंबी होती गई। तो ये था जिराफ के बारे में प्रमाण, जो कि आज भी आप देखते हैं कि जिराफ की गर्दन लंबी होती है। दूसरा क्या प्रमाण है, सर्पों की टांगों का विलुप्त होना। आप जानते हैं कि जो पहले के सर्प थे उनमें क्या पाई जाती थी, टांगें पाई जाती थी, लेकिन अब के सर्प को आप देखेंगे तो उनमें टांगें नहीं होती, यानी उनमें टांग यानी लेग नहीं पाया जाता, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले के जो सर्प थे उनको चलने में या अपने बिल वगैरह में जाने में या झाड़ियों में उनका पैर क्या होता था, फंस जाता था, तो जिससे उन्होंने अपनी टांगों का उपयोग करना बंद कर दिया। तो आज के सर्पों में आप देखेंगे तो आपके टांग यानी लेग नहीं पाया जाता। वही बात मैंने यहाँ पे आपको बताई थी, एक तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति जो कि जिराफ में देखने को मिलती है, और दूसरा जो इनका था अंगों के अनुपयोग तथा उपयोग का सिद्धांत, वो आपके सर्प की टांगों में देखने को मिलती है, क्योंकि सर्प के पहले क्या थी, टांगें थी, लेकिन इसने इसका उपयोग करना बंद कर दिया, धीरे धीरे इसने रेंगना छोड़ दिया, तो इसके बाद इसकी टांगें क्या हुई, समाप्त हो गई। तो अब देखेंगे तो अब के सर्पों में आपको टांगें नहीं देखेंगी। तो ये कुछ इनके एविडेंस थे। इसके बाद लैमार्क की कुछ आलोचनाएं हुई। आप जानते हैं कि जैसे इन्होंने कह दिया था कि जो उपार्जित लक्षण होते हैं उनमें क्या होता है, जो लक्षणों की वंशागति होती है वो होती है, लेकिन यहाँ पे लैमार्क के कुछ वैज्ञानिकों ने आलोचना की। बाय द वे अभी भी इनके जो सिद्धांत हैं इनकी पुनर्खोज हुई, जिसे हम नव लैमार्कनिज्म के नाम से जानते हैं, उसे हम अगली टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे। आपकी लैमार्क की आलोचना कुछ थी, इसमें लिखा गया था कि हिंदू परिवार की लड़कियों के नाक कान छेदने की परंपरा। आप जानते हैं कि हिंदू लड़कियों में नाक और कान छेदने की परंपरा है, लेकिन आज तक उनकी संतानों में ये लक्षण देखने को नहीं मिले, यानी जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनके नाक और कान पहले से उस तरह से छेदे नहीं होते हैं। तो ये भी प्रमाण गलत हुआ। इसके अलावा गायक के बच्चों का गायक ना बनना। आप जानते हैं कि बहुत अच्छे और निपुण तरीके से जो गायक होते हैं उनके बच्चे भी गायक नहीं बनते हैं। और तीसरा क्या है, अंधे माता पिता के बच्चे। आप जानते हैं कि जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं या जो फिजिकली हैंडीकैप पेरेंट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं कि उनके बच्चे भी क्या हों, हैंडीकैप हैं, क्योंकि ये भी तो एक एक्वायर्ड कैरेक्टर हो सकता है। इसके अलावा चूहे पर प्रयोग। आप जानते हैं बिजमैन ने भी अपना एक प्रमाण दिया था। उन्होंने बताया था कि चूहों की लगभग 8 से 10 पीढ़ियों की पूँछों को लगातार वो काटते रहे, लेकिन फिर भी पैदा होने वाली संतानों में पूँछ पूर्ण तरीके से थी, तो ये भी कैरेक्टर उनमें नहीं गया। इसके अलावा प्रत्यारोपित अंगों के युक्त माता पिता, यानी कोई माता पिता है अगर उनमें कोई अंग प्रत्यारोपित होता है तभी उनकी संतानों में जो आर्गन होता है वो कंप्लीट तरीके से उसका क्या होता है, निर्माण होता है, यानी उनके अंगों के प्रत्यारोपण से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो इसमें कुछ आपके जो प्रमाण थे, लैमार्कवाद ने बातें सही बताई थी, लेकिन इसको लेकर के कुछ आलोचना
आलोचनाएं भी कुछ वैज्ञानिकों ने दिया है, लेकिन इसे हम नव लैमार्किज्म यानी नियो लैमार्किज्म में दूसरी टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे। आज की जो हमारी टॉपिक थी लैमार्किज्म के बारे में, उसके बारे में हम एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। आप जानते हैं कि मैंने बताया कि वैज्ञानिक उनका पूरा नाम है जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। इनकी पुस्तक का नाम पूछा जाता है फिलॉसफी जूलॉजी की, और इन्होंने किसका सिद्धांत दिया है? विकास का सिद्धांत। और आप इसे ओरिजिन ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं। इसे हम एक और नाम से उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं, या इसे लैमार्कवाद या लैमार्की सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इनके कुछ मूल धारणाएं यानी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जिसमें मैंने बताया कि वातावरण का सीधा प्रभाव यानी जीव के विकास में उसके वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। अंगों के उपयोग और अनुपयोग का प्रभाव, अगर जिस अंग का प्रयोग आप कम करते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है? समाप्त हो जाता है। बढ़ने की प्रवृत्ति, आप जानते हैं कि हर जीव में क्या होती है? बढ़ने की टेंडेंसी यानी क्षमता होती है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति, जो भी हम लक्षण अर्जित करते हैं वो हमारी अगली संतानों में जाता है। इसके अलावा इसके कुछ जो प्रमाण थे, एविडेंस थे, उसमें लिखा है कि जिराफ की लंबी गर्दन। मैंने आपको बताया कि पहले के जो जिराफ थे उनकी गर्दन क्या थी? छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी अगली टांग, अगला पैर और गर्दन को खिंचाव होने के कारण उनकी गर्दन क्या हुई? लंबी हो गई। जैसे आज भी उनके बच्चे, जितने भी जिराफ के बच्चे आप देखे होंगे, जिराफ के रूप में मैच्योर भी देखे होंगे, तो उनकी गर्दन कैसी होती है? लंबी होती है। इसके अलावा इनका एक एविडेंस और है सर्प की टांगों का विलुप्त होना। सर्प के जो पैर थे वो पहले तो उनके पास पैर थे, लेकिन उन्होंने उसका उपयोग करना बंद कर दिया, जिससे आज के सर्पों में आप देखेंगे तो उनमें पैर नहीं पाया जाता। तो उपयोग और अनुपयोग के बारे में बताया था। यानी इसके अलावा इनकी कुछ आलोचनाएं भी हुई थी कि हिंदू परिवार में जो लड़कियां होती हैं उनके नाक और कान छेदे जाते हैं, लेकिन आज तक कोई बच्चा ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसके नाक और कान पहले से छेदे गए हों। इसके अलावा गायक के जो बच्चे थे या जो गाने में निपुण है, जरूरी नहीं कि उसके बच्चे भी गाने में क्या हों? निपुण ही पैदा हों, या अंधे माता पिता के बच्चे ही अंधे ही पैदा हों, ये भी नहीं होता। या चूहों के प्रयोग भी मैंने बताया कि जो बिजमैन का प्रयोग है, जो पूँछों को लगातार काटते रहे, फिर भी जो बच्चे पैदा हुए उनमें पूँछ क्या थी? सुव्यवस्थित तरीके से थी। और प्रत्यारोपित अंगों के बारे में मैंने बताया कि अगर किसी माता पिता के अंग प्रत्यारोपित हुए हैं तो इसका उनकी संतानों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनके ऑर्गन कंप्लीट रहते हैं। तो इसके अलावा जो मैंने आपका लैमार्क के बारे में कुछ आपके थ्योरी थी, इसके अलावा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे और कुछ एविडेंसेस थे, मैंने आसान भाषा में बताने का प्रयास किया। अब मैं जो कुछ आलोचनाएं हैं उनके बारे में जो कुछ सिद्धांत फिर से खोज हुई, तो उसे हम नव लैमार्किज्म में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।